गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल एक प्रश्न आया था पासे का, उसमें एक सिली मिस्टेक हुआ था, उसको मैं एक बार सुधार कर दूं। घन था, घन 5 सेंटीमीटर का था और 1 सेंटीमीटर के घन के रूप में उसे काटना था, जिसमें कि हमने 3 सतह रंगा हुआ घन कितने होंगे उसका आंसर हमने क्या लिख दिया था, 4 लिख दिया था और गलती से इन्हीं चारों शीर्षों को हमने जोड़ के और बता दिया था। यही गलती हुई थी। 3 सतह की बात आएगी रंगे हुए सतह की, तो हर हाल में जितने उसके वर्टेक्स होंगे यानी शीर्ष होंगे वही आंसर होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अर्थात टोटल 4 न होकर के कितना होगा, 8 होगा। इसी आधार पर होगा क्योंकि तीनों सतह रंगने वाले जो शीर्ष होंगे वो हमेशा कॉर्नर पर होंगे और इस प्रकार ये आपके 8 होंगे। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कवनी में 3 क्यूब रूट 4 फोर्थ रूट ऑफ 5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें इसको करने के लिए करना क्या होगा, पहले इसके बारे में जो जानकारी है वो जान लें कि जो करनी से बाहर होती है वो पूर्ण वर्ग का वर्गमूल होकर बाहर आती है। यहाँ पे करनी से बाहर कोई संख्या नहीं है। यहाँ करनी के अंदर 4 है, करनी के अंदर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है। यानी कि जब करनी के अंदर कुछ ना हो तो उसे हम क्या मान के चलते हैं, 2। जनरली हम 2 को डिनोट नहीं करते हैं, वो स्क्वायर रूट या वर्गमूल उसको समझते हैं। फिर यहाँ आपका 3, फिर 4 है और फिर यहाँ फोर्थ रूट ऑफ 5, यानी मूल वर्गमूल तो 2 रहेगा, यानी घन मूल यहाँ पे है। फिर ये फोर्थ रूट यानी चतुर्थ मूल 5 का है। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3, यानी जो क्यूब रूट है वो पावर में जाएगा तो 1/3 लिखेंगे। और फिर ये 5 है तो 5 का ये चतुर्थ रूट है यानी 1/4। इसको सिंप्लीफाई करके तब हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब यहाँ 1/2, 1/3, 1/4। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो सीधी सी बात है, हम इसके लिए 2, 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा 1, 3 और 2। फिर आपका यहाँ पे 2, 3, फिर 1 और फिर 3, 1, 1, 1, यानी 3 दूना 6 दूना 12। ये आपका स्क्वायर वो एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे 12 का मतलब क्या होगा, 2 छक्के 12, तो 3 पर घात 6। यहाँ क्या होगा, एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 3 चौको 12, यानी 4 पर क्या होगा 4 घात, और फिर ये 5 है, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 3, 3 एकम 3। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो 3 पर 6 का मतलब क्या हो गया, 3 पर 3 रहता तो 27 और 3, 3 यानी 27 गुणे 27 कितना होगा 729। 4 चौको 16, चौको 64, 64 में 4 से गुणा करेंगे तो होगा 256 और 5 का 3 घात का मतलब 125। अब ये संख्या जो हमें मिली इसके आधार पर हम आरोही क्रम को चेक करेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में। यहाँ हमेशा कंफ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में। इसको हमेशा समझने के लिए मैं तो ये समझता हूं कि आरोही का अंग्रेजी क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही का डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर अंग्रेजी की बात की जाती है तो मैं यही समझता हूं कि स्टार्टिंग में अल्फाबेट में ए आता है यानी छोटे से बड़ा, और वही जैसे उसका उल्टा हो गया है। और आरोही का मतलब होता है चढ़ना, आरोहण करना। पर्वत पे चढ़ते हैं उनको भी, वहां भी आरोहण शब्द ही यूज किया जाता है।
तो पर्वत पे कब चढ़ेंगे? जब हम नीचे से पहली सीढ़ी से आगे वाली सीढ़ी पर जाते हैं। इसी से रिलेट करके हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या आएगा 125, फिर 256, फिर 729, यानी 1 2 3। अब इसके हिसाब से जो वैल्यू हमारी दी गई है क्वेश्चन में, यानी चतुर्थ रूट ऑफ 5, फिर आपका क्यूब रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही आपका आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, देखिए पहला ऑप्शन यानी ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। यहां हम ये जरूर कहेंगे कि इस प्रश्न में है तो कुछ नहीं, लेकिन यदि भाग देने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो यहां आकर के आप फंस जाएंगे। है बच्चों वाला प्रश्न, लेकिन गलतियां बहुत लोग करेंगे कि हमें शून्य किस कंडीशन में रखना चाहिए, उत्तरमाला में या भागफल में, कब हम दो संख्याओं को उतारते हैं फिर जीरो बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें अगर क्लियर है तो इसमें गलती नहीं होगी। भाग दे के देखते हैं। 1 2 1 0 1 2 को 12 से भाग देंगे। सबसे पहले हम भाग कैसे देते हैं, 2 अंक है तो 2 अंक यहां लेंगे, एक बार में भाग जाएगा, ये हमारा घटाएंगे कैंसिल, 1 उतारेंगे, 0 बार में भाग देंगे, घटाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर हम 0 उतारेंगे, 12 से छोटी संख्या है नहीं जाएगी, हम 0 बार में भाग देंगे तो डबल 0, घटाएंगे तो 1 और 0। अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे 1, 101 हो गया। 12 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 12 बट्टे 96, घटाएंगे 5 आएगा, 2 उतारा 52 हो गया, 12 चौको 48, घटाएंगे 4, कैंसिल। प्रश्न क्या पूछा है, शेषफल है, तो शेषफल हमारा क्या होगा, यही संख्या होगी यानी 4 होगी। विकल्पों में क्या दिया गया है, ए आपका 3, बी 2, सी 0 और डी 4 यानी 4, यही आपका राइट आंसर होगा 4। आते हैं नेक्स्ट। क्रम कभी कभी छूट जा रहा है चेंज करने को, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 2 बार मिस्टेक हुआ है। ये प्रश्न नंबर 15 है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। सीरियल नंबर आपके बुकलेट से अलग भी हो सकता है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ये ट्रिकी अप्रोच वाला प्रश्न है। हम अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो क्या करेंगे, हम एक एक करके गुणा करेंगे और गुणा करके तब हम इकाई के अंक तक पहुंचेंगे। तो यहाँ हमें सपोज करिए कोई नहीं जानता है, वो 378 ऊपर लिखेगा, फिर 236 नीचे लिखेगा, फिर इसको एक एक करके गुणा करिए, 1 लाइन 2 लाइन फिर 3 लाइन, फिर इसको ऐड करेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर उठाएगा, फिर सेकंड में गुणा करेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये ट्रिकी अप्रोच इसका यही है कि इनके इकाई का अंक आप देखते जाइए और जब भी जो गुणनफल आए उसके केवल इकाई से आपका मतलब रहेगा, और लास्ट में जब पहुंचेंगे 2 से गुणा करके और उसके जो इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है 8, फिर यहाँ पे क्या है 6, फिर यहाँ पे है 9 और यहाँ पे क्या है 2। अब इनका गुणा करेंगे तो 8 छके कितना होता है 48, 4 से कोई मतलब नहीं, 8 हो गया। अब 8 से आप 9 में गुणा कर, सही है, 8 और 6 का हमने कर दिया, 9 बचा, 8 9 72, फिर इससे मतलब नहीं, फिर 2 से मतलब रहा। अब फिर जब 2 आया तो फिर हमें नेक्स्ट किससे गुणा करना है, इस 2 से, तो 2 दूना 4,
यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और ऑप्शन में क्या है, डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। हमें यही ध्यान देना है कि केवल इकाई के अंकों का ही गुणा करते जाना है और दहाई के स्थान पर जो भी संख्या आएगी उसे छोड़ते जाना है। हम आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, समय भी कम लगेगा। ओके, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। देखिए, इस प्रश्न को हम दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड और एक समय बचाने वाला, जिसको हम ट्रिकी अप्रोच भी कह सकते हैं। तो पहले मैं कौन सा करूं, सपोज करिए कि मैं ट्रिकी अप्रोच वाला पहले करता हूं और देखिए कितना समय कम लगता है उसका। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इन द सेंस सीपी कह रहा है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, एसपी हमने मान लिया 1 रुपया है। ओके, विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है और क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी 1 का 3/2 यानी कि 3/2 रुपया, ये आपका सीपी हो गया। क्लियर। कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेंगे कि इस केस में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। कंफर्म आप सभी को पता है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हानि होगी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हानि होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हानि होगी। अगर कहीं स्टेटमेंट गलत हो तो उसके लिए सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर दिया हूं इसीलिए। ओके, इस केस में क्या है, एसपी हमारा 1 रुपए है और सीपी हमारा 3/2 यानी 1.5 रुपए है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 1.5 रुपए था, एसपी हमारा 1 रुपए हो गया, यानी कि एसपी कम हो गया। इसलिए इस केस में क्या बोलेंगे, लॉस, यानी हानि हुई। और हानि कितने की हुई, वो हमेशा अधिक में से कम घटाते हैं। आप हानि समझ चुके हैं, इसलिए अधिक में से कम को हम घटा सकते हैं -1। वैसे आप 1 में से घटा सकते थे, क्योंकि हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो आपका माइनस में उत्तर आता, बट हम बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। आप जल्दी कर सकते हैं, ये उत्तर आएगा 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। हानि कितने हुई, आधा रुपए की हुई। ओके, ये एक सिंबॉलिक है वैल्यू। ओके, कंडीशन के हिसाब से। अब क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो हानि तो क्लियर हो गया, इतने की हानि हो रही है। अब हम हानि प्रतिशत की बात अगर करें तो फार्मूला क्या होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य, सॉरी लाभ या हानि जो भी हुआ हो वो वैल्यू, और ये किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। कभी भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है और उसकी गणना जो की जाती है परसेंटेज के तौर पे, वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। इसको पूरी तरह से आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हानि जो हुई है वो 1/2 है, क्रय मूल्य हमारा क्या है, यहाँ पे आपका 3/2 है गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कल बताया था आउटर इंटू आउटर, इनर इंटू इनर। तो आउटर इंटू आउटर यानी 1/2, इनर इंटू इनर 2/3 और गुणे क्या है 100। आप 2 से 2 काट दीजिए, आ गया आपका 100/3, अर्थात भाग देंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। और क्या, जो हानि हमने बता ही दिया है, तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख लें हानि। ओके, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तब भी हमने बोल ही दिया है 33 सही 1/3% की हानि। आंसर क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। सपोज करिए कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 का 3/2 काटेंगे 50 आएगा, यानी कि ये वैल्यू हो गई 150 रुपए।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सीपी 150 रुपए है, यानी क्रय मूल्य 150 रुपए है, और एसपी हमारा 100 रुपए है। क्लियर है कि इसमें हानि हो रही है। ठीक, तो हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है आपका 50 रुपए की, क्योंकि 150 था और 100 में बिका है। घटाइए, ₹50। ओके, अब हानि प्रतिशत की बात करेंगे। हानि हुआ है 50 रुपए का। क्रय मूल्य पर हमेशा गणना करते हैं। क्रय मूल्य आपका है 150 रुपए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, काट दिए, 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 15, ओके। 5 से गुणा करेंगे तो 100/3, वही वैल्यू आ गई 33 सही, 1/3% की हानि। मैं इसमें एक चीज जरूर जोड़ दूं, लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है, मैं इसको इतना बारीकी से और बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी जो प्रश्न आया है, हमने प्रश्न को केवल सॉल्व किया है, उसमें भी जो बेसिक बातें हमने समझा दी हैं। ओके, तो निश्चित रूप से आपको दोनों चीजें आपके सामने हैं। ये आप 2 स्टेप में सीधे अपने पेपर में लास्ट वाला स्टेप रख करके और कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा है, केवल ये स्टेप। और यहाँ के लिए फिर आप अपने तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक एक चीज को वैल्यू मानेंगे, मान करके फिर सॉल्व करेंगे। तो आपके ऊपर है कौन आपके लिए बेहतर लग रहा है, उसको आप फॉलो करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। इसे सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे माना वे संख्याएं x तथा y हैं। प्रश्नानुसार 2 संख्याओं का अंतर, यानी संख्याएं x और y हैं, तो इनका अंतर x माइनस वाई क्रमशः, यानी पहले का पहला होगा, 5 है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तथा गुणनफल क्या है, x इंटू वाई कितना है, नेक्स्ट आपका वैल्यू दे गई 36, इक्वेशन नंबर 2। इसे हमें सॉल्व करना होगा और इन्हीं की मदद से हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन के रूप में हमें नहीं है, ये तो है, बट x माइनस वाई दी गई है। अब x माइनस वाई या x प्लस वाई की कोई वैल्यू होती तब उसे हम सॉल्व करके निकाल लेते। तो फिर हम यहाँ दिमाग लगाएंगे कि x माइनस वाई और x इंटू वाई या एक्स वाई का इस्तेमाल करते हुए हम कौन सी तरीका अपनाएं जिससे कि हमें x और y की वैल्यू निकल जाए, इसे पुट करते हुए। तो हम सपोज करिए हम लिख दें x प्लस वाई बराबर, ठीक है, अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें आएगा -2xy। फार्मूला आप लोगों को पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy। जब ये -2xy आएगा, हमें x प्लस वाई के रूप में चाहिए, लाभ उठाना है इन दोनों की मदद से। तो इस केस में यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू लेंगे और +4xy करेंगे, जिससे कि -2xy, और जब ये 4xy को सरल करेंगे तो ये क्या आएगा, +2xy आएगा, और ये वैल्यू ये मिल के क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यही लास्ट में क्या होगा, सॉरी, यहां पे हम
वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस वाई हमें दिया गया है 5 का वर्ग धन 4 गुणे एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 36। हम पहले तो हम जिसको कन्वर्ट करके और इन दोनों वैल्यू की सहायता से x प्लस वाई तक पहुंचना था, और फिर मैं जो किया था उसी को वापस लिख रहा था, इसलिए कोई फायदा नहीं था। तब मुझे ध्यान आया कि फिर हमने यूज भी नहीं किया और फिर वापस वहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ये स्टेप गलत होगा। अब हम इसको सरल करें तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 144 होना चाहिए, 24 14 144। ठीक है, जोड़ेंगे कितना होगा 9 6 यानी अंडर रूट 169, और ये किसकी वैल्यू होती है 13 का वर्ग होता है 169। क्लियर, यानी कि ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर 13, इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहां सॉल्व कर दें, कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को लेंगे, इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहां एंड को हटा दें, यहां हम सीधे संकेतों में लिख दें प्लस। अब ये वैल्यू हमारी दिख रही है सीधे x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब इसको ऐड करने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये हम घटाते तो इनके चिन्ह जो नीचे वाले होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस का यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस का माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस का माइनस, या माइनस होता तो प्लस कर देते। बट एडिशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अपोजिट साइन है, ये कट जाएगा, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। प्लस और प्लस क्या होता है, जोड़ देते हैं 2x, और यहाँ जोड़ेंगे तो 18 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 18/2, यानी काटेंगे 2 9 18, ये x की वैल्यू 9 निकल गई। और जो वैल्यू है वो पुट कर दें हम किसी में भी। सपोज करिए कि हम 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 9, वहां x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, या 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, y को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। 5 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू निकल गई। समझ में आ गया होगा इतना। x की वैल्यू हो गई हमारी ये 9, और y की वैल्यू हो गई 4। प्रश्न क्या है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अब व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/9, और y का व्युत्क्रम 1/4। इसका अंतर मैंने एक दिन और बोला था कि जब भी अंतर पूछा जाए तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। ये हमारा 1/x बराबर है, और ये 1/y बराबर है। वैल्यू हमारी कौन सी बड़ी होगी 1/4 की होगी, कंफर्म है। तो हम बड़े में से छोटे को घटा लें, यानी कि इनका जो अंतर होगा वो 1/4 माइनस 1/9। क्लियर है। हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 4 9 36, 9 एकम 9, चौको 36, 4 एकम 4, इसको घटाएंगे 5/36। यही हमारा आंसर होगा, व्युत्क्रमों का अंतर। यहां तक पूरा स्थिति क्लियर है। व्युत्क्रम यानी अपोजिट में जाएगा, 1 करके उसको लिखेंगे। बड़े में से छोटे को हमने घटाया है। हम अगर क्रम से घटाते 1/x माइनस 1/y तो उत्तर माइनस में आता, और माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, महत्व नहीं होता, क्योंकि अंतर पूछा है। अंतर का मतलब होता है कि घटाने पर जो भी वैल्यू आएगी हमेशा हम धनात्मक लेंगे। ठीक, इसलिए
अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल उत्तर हो गया 5/36, ऑप्शन क्या है, सी। सी हमारा मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर है। यहाँ 5/36 आपका है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? इस प्रश्न में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यह फैक्चुअल है। आप सीधे आंसर ये जाने कि स्वशिक्षित और वो भारतीय, फिर गणितीय प्रतिभावान हमारे जो थे वो श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन ए सही है। इनका शायद दिसंबर में जन्मदिन पड़ता है और जन्मदिन को गणित दिवस के नाम पर मनाया जाता है, गणित दिवस के नाम से मनाया जाता है, शायद दिसंबर में ही है। बस आपको इतना याद रखना है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित आए और वो भी भारतीय गणितीय प्रतिभावान, सीधे आंसर ही श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न है, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले जिसमें भिन्न दिए गए हों और भिन्नों का मसप या लसप पूछे, तो उस केस में याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिसका पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा, यदि मसप पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अंश का मसप निकालेंगे। अगर यही लसप पूछा होता, लघुत्तम समापवर्त्य, तो उस केस में निकालते समय अंश का लसप निकालेंगे बस, और जब जो बचा वो हर में जाएगा। यानी मसप यदि हमने लिख दिया तो यहां क्या लिखेंगे, हर का लसप। अगर लसप होता तो अंश का लसप बटे हर का मसप। क्लियर? अब देखिए, अंश का मसप 14, 42, 21, 14, 42 और 21 का मसप, और नीचे 33, 55, 22। क्लियर? अब हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मसप निकालते कैसे हैं और लसप निकालते कैसे हैं। मसप में दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। और लसप में क्या है, हम गुणनखंड विधि से जनरली इसको निकालते हैं। यहाँ पे 14 का गुणनखंड क्या करेंगे, 2 × 7, 42 का 2 × 6 = 42 और 21 का 3 × 7। तो मसप का क्या मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो, जो दी हुई संख्याओं में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपका, 7, यानी हमारा क्या हो गया, आंसर इज 7। और अब 33, 55, 22 का लसप आप ऐसे निकालिए, 11 × 3 = 33, 55 × 2 = 22, और बाकी सारे प्राइम नंबर हैं, 3 × 1 = 3, 5, 2, फिर 5, फिर 2, फिर 2। हालांकि तरीका तो पहले आपका छोटी संख्याओं का होता है, फिर आप बड़ी संख्या लास्ट में निकालते हैं। हमने अगर ऐसा उल्टा भी किया है तो कोई उत्तर में अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप इसको गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33, अब 5 × 10, 33 10 में 330, यानी उत्तर क्या हो गया आपका, 7/330। विकल्प क्या दिए गए हैं इसमें,
पहला है आपका ए 330/7, बी है 17/330, सॉरी 330, और सी है 7/330, और डी है 330/17। ओके, हमारा उत्तर क्या आया है? 7/330। आंसर इज सी। लेकिन यहां चकमा देने के लिए उत्तर यह भी दिया गया है क्या? जस्ट इसका उल्टा 330/7। यदि फार्मूले में तनिक भी कहीं गड़बड़ी हुई तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? कह रहा है कि एक वर्ग, आप वर्ग बना लीजिए, और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि किसी एक भुजा पर ही हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सपोज करिए कि आपने इसे बना लिया, एक भुजा उभयनिष्ठ, यानी हम ये भुजा उभयनिष्ठ कर दिए। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर, त्रिभुज की, यानी ये हमारा क्या है? 4/3 सेंटीमीटर है, लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? परिमाप, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर। हमें इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई, अगर वो जानते रहेंगे तो ये सेकंडों में लगने वाला प्रश्न है, नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वर्ग, ये पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज, यानी कि जो त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है? समान है, ये त्रिभुज है। और कह रहा है एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी जो ये भुजा हमारी उभयनिष्ठ है, इसको हम उभयनिष्ठ मान लें, तो ये भुजा इन तीनों के बराबर है, और ये उभयनिष्ठ है, और ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये त्रिभुज, ये तीनों भुजाएं भी इसी के बराबर होंगी। ये क्लियर हो गया, यानी कि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 और ये उभयनिष्ठ है, यानी ये भी हमारा क्या होगा? 4/3। और जब ये उभयनिष्ठ वाली भुजा 4/3 हो गई तो वर्ग की चारों भुजाएं 4/3 होंगी, यानी ये भी 4/3, ये भी 4/3 और ये भी 4/3। ये क्लियर हो गया उभयनिष्ठ होने के चलते। अब आई बात परिमाप। परिमाप का एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी आकृति बन रही है, चाहे वो वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, जो भी आकृति बन रही है उसके बाहरी किनारे से जो चली गई जो दूरी होगी वही हमारा उसका क्या होगा? परिमाप होगा। यानी हम यहां से शुरू करें, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, वापस यहां पहुंच गए, यही चली गई दूरी हमारा क्या होगा? परिमाप होगा। और ये सिंपल हो गया फिर निकालना कि परिमाप बराबर क्या होगा? ये भुजा, इन भुजाओं का योग, और ये सारी भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, और पांचों का क्या है? नाप क्या है? पांचों का नाप बराबर है। ये भी हमारी क्या है? 4/3 है। तो सीधे हम कहेंगे कि 4/3 धन 4/3 धन 4/3 धन 4/3 धन 4/3, यानी कि 5 गुणे 4/3 गुणा करेंगे, ये होगा 20/3, भाग देंगे 3 छक्के 18, 2 सही 6 सही 2/3 सेंटीमीटर परिमाप है। और यही हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज सी। राइट आंसर सी होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज मेरी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है और धीरे धीरे आने वाले समय में भी स्पीड और तेज होगी। आप अपना
बहुमूल्य सपोर्ट दीजिए, जिससे कि हमें हिम्मत मिले, मोटिवेशन मिले और आगे फिर हम करने के लिए तत्पर रहें। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि आप अपने तरफ से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे मेरा मनोबल गिरे और फिर ये जो मुहिम हमने छेड़ी है इसे फिर वापस बैक टू पेविलियन होना पड़े। तो मैं नहीं चाहता। यदि समझाने से, प्रश्न का उत्तर तो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, सोशल मीडिया आजकल सबके हाथ में है, बट वही समझने और समझाने का तरीका अगर कुछ भी डिफरेंट होता है, जो प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है, तो समझिए कि यहाँ से वही आपके लिए स्पेशल होगा और वही लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से एग्जाम में वो सहायक होगा। धन्यवाद।